हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम आज के इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। गुप्त काल में जो साहित्यिक विकास हुआ, जो साहित्यिक उन्नति हुई और इस काल के अंतर्गत किन किन ग्रंथों को रचा गया, किन भाषाओं पर आधारित ग्रंथों को इस काल में रचा गया, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो गुप्त काल है वो गुप्त काल भारत का एक स्वर्ण काल माना जाता है। इतिहासकारों ने इस काल में जो अभूतपूर्व विकास हुआ, अभूतपूर्व उन्नति हुई विविध क्षेत्रों में, चाहे वो स्थापत्य कला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति या प्रशासन का क्षेत्र हो, इस काल के शासकों ने विविध क्षेत्रों में राजकीय संरक्षण प्रदान कर, राजकीय संसाधनों को लगाकर और प्रत्येक क्षेत्र में जो अभूतपूर्व विकास और जो उन्नति दी, और इसी कारण इस काल को हमारे भारतीय इतिहासविदों ने जो स्वर्ण काल की संज्ञा से इसको विभूषित किया है। आप सभी जानते हैं कि जो गुप्तकालीन जो रचनाएं हैं वो रचनाएं अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन तात्कालीन रचनाओं की जो कथा वस्तु है और जो उनकी उद्देश्यों की जो विविधता है, उनमें जो दार्शनिक चिंतन है, उनमें जो धार्मिक चिंतन है, उनके जो काव्य के विविध प्रकार के जो श्रृंगार इस काल की रचनाओं में मिलते हैं, और जो ग्रंथ इस काल में रचे गए, उन ग्रंथों में जो विशेषताएं या विशिष्टताएं देखने को मिलती है वो अन्यत्र किसी भी काल में हमें देखने को नहीं मिलती है। संभवतः प्रगति के कारण ही, ऐसी प्रगति के कारण ही हमारे इतिहासकारों ने इस काल को गुप्त काल का जो समय है इसको स्वर्ण काल की संज्ञा से विभूषित किया है। गुप्त काल में विविध प्रकार के नाटक, ग्रंथ, उपन्यास, प्रशस्तियाँ इत्यादि लिखी गई, जिनका जो आधार था वो धार्मिक आधार था, दार्शनिक आधार था, और इसमें कई प्रकार के ग्रंथों को लिखा गया, रचा गया। वो ग्रंथ कौन कौन से थे उन पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। गुप्त काल में की जो साहित्यिक रचनाएं थी वो सर्वांगपूर्ण थी। कथा वस्तु, अर्थ एवं उद्देश्य की विविधता के कारण दार्शनिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, काव्य, नाटक एवं शैक्षिक ग्रंथों की रचना किए जाने से यह काल जो है वो साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहलाता है। काव्य एवं कवि गुप्त काल में जो, अगर हम बात करें, जो गुप्त काल के प्रमुख कवि रहे हैं उसमें कालिदास का नाम मुख्य रूप से आता है। कालिदास गुप्तकालीन साहित्य की महान विभूति थे। उन्होंने काव्य में सौंदर्यता, सरसता, कल्पना एवं सरलता जैसे प्रमुख गुण विद्यमान थे। कालिदास ने रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें राजा रघु के वंशकालीन परिस्थितियों का विवरण इस ग्रंथ में मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने ऋतुसंहार नामक गीत काव्य एवं मेघदूत नामक जो है वो खंड काव्य इनके द्वारा लिखा गया। गुप्त काल के जो अन्य महत्वपूर्ण जो कवि थे उसमें वत्सभट्टी, दंडिन, भारवी, भृतहरि, मात्रगुप्त, सौमिल्य, कुलपुत्र तथा भामगुप्त प्रमुख थे। वत्सभट्टी ने रावण वध नामक काव्य ग्रंथ लिखा। दंडिन ने काव्य दर्शन तथा 10 राजकुमार चरित नामक ग्रंथ की रचना की। भारवी ने किरातार्जुनीयम, भृतहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक नामक जो काव्य ग्रंथों की इनके द्वारा रचना की गई। इसलिए इस प्रकार काव्य एवं कवि के दृष्टिकोण से इस काल में ये ग्रंथ लिखे गए। इसी प्रकार नाटक और की जो रचनाएं हुई और उनके नाटककार कौन थे, उसमें गुप्त काल को साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध बनाने का श्रेय कालिदास को जाता है। और उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनके साथ साथ उन्होंने कई नाटक भी लिखे, और उनके जो प्रमुख नाटक थे वो विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम,
इत्यादि कालिदास कृत जो नाटक थे इस काल में लिखे गए। गुप्त काल की जो अन्य नाट्य रचनाएं थी उसमें शूद्रक द्वारा लिखा गया मृच्छकटिक, भास की स्वप्न वासवदत्ता और जो विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस, इस प्रकार के कई प्रकार के जो नाटक हैं वो गुप्त काल में लिखे गए। अगर गुप्त काल में प्रशस्तियों की बात करें और उनके रचयिता यानी प्रशस्तिकार कौन कौन थे, उसमें हरिसेन द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, यह एक काव्यधारा के रूप में लिखा गया है। गुप्त काल के जो अन्य जो प्रमुख प्रशस्तिकार थे उसमें वीरसेन, शाव तथा वत्सवट्टी का नाम भी आता है। इस प्रकार गुप्त काल में कई प्रशस्तियां भी लिखी गई जो अपने आप में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन के क्षेत्र में भी गुप्त काल में अभूतपूर्व विकास और उन्नति हुई और जो दार्शनिक चिंतन कर जो ग्रंथ लिखे गए उसमें जो गुप्त काल के जो प्रमुख दार्शनिक थे उसमें ईश्वर कृष्ण, आचार्य प्रशस्तपाद, आचार्य व्यास, वात्सायन, वसुबंधु, दिग्नाग, आर्यदेव, भद्रबाहु, असंग, आचार्य सिद्धसेन गुप्ता इत्यादि गुप्त काल के प्रमुख दार्शनिक रहे हैं। ईश्वर कृष्ण ने जो दर्शन पर आधारित लिखा है ग्रंथ उसका नाम सांख्य सारिका है तथा जो पदार्थ धर्म संग्रह आचार्य प्रशस्तिपाद की रचना थी। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन पर जो रचनाएं भी गुप्त काल में लिखी गई। योग दर्शन पर आचार्य व्यास ने व्यास भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की और न्याय भाष्य जो वात्सायन की रचना थी जो न्याय दर्शन पर आधारित थी। इस प्रकार गुप्त काल के अंतर्गत दर्शन पर कई सारे ग्रंथ लिखे गए। इसी प्रकार अगर हम धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत भी हमें गुप्त काल में अभूतपूर्व विकास और उन्नति दिखाई देती है। धर्म और साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में हिंदू, जैन, बौद्ध इत्यादि से संबंधित कई प्रकार के ग्रंथों की रचना इस काल में हुई। रामायण एवं महाभारत को जो अंतिम रूप दिया गया, जो हमारे प्राचीन भारत के महाकाव्य है, इनका अंतिम रूप का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ था। इस काल के जो बौद्ध रचनाकार थे जिन्होंने बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर कई प्रकार के जो ग्रंथ लिखे उसमें असंग, वसुबंधु, दिक्नाग, बुद्धघोष आदि प्रसिद्ध बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लेखक थे वो थे। और प्रसिद्ध जो जैन ग्रंथकार जिनका नाम महत्वपूर्ण है उसमें सिद्धसेन का नाम आता है जिन्होंने तत्वसारिणी और तत्वार्थ नामक नाटक की रचना गुप्त काल में की। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत गुप्त काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की मान्यताओं को लेकर कई सारे ग्रंथ इस काल में लिखे गए। अगर हम व्याकरण के क्षेत्र की बात करें, व्याकरण और रचनाओं के क्षेत्र में भी गुप्त काल में अभूतपूर्व विकास हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल के जो प्रमुख व्याकरण के जो विद्वान थे उसमें अमर सिंह, चंद्रगोमिन एवं दंडी का नाम आता है। अमर सिंह ने अमरकोश नामक जो एक प्रमाणिक संस्कृत का ग्रंथ है उसकी इनके द्वारा रचना की गई। साथ ही चंद्र व्याकरण की रचना चंद्रगोमिन नामक विद्वान ने की थी। दंडी ने काव्य दर्शन नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना इस काल में की, जिससे हमें व्याकरण संबंधी कई प्रकार के जो नियम हैं उन नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार कथा यानी साहित्य के क्षेत्र में जो कथा का जो भाग था इसका भी गुप्त काल में काफी विकास हुआ। गुप्त काल के जो प्रमुख जो कथाकार थे या साहित्यकार थे उसमें विष्णु शर्मा का नाम मुख्य रूप से आता है। विष्णु शर्मा द्वारा जो कथा साहित्य पर जो पंचतंत्र एवं हितोपदेश नामक जो कथा साहित्य का ग्रंथ लिखा गया वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और दोनों ही जो इन विष्णु शर्मा के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं इन ग्रंथों का 50 देशी एवं विदेशी भाषाओं में इनका जो है वो अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार कथा साहित्य के क्षेत्र में भी हमें गुप्त काल में काफी विकास देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर हम स्मृतियां या स्मृति ग्रंथों की बात करें तो गुप्त काल में स्मृति ग्रंथों की रचना भी
काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी काल में स्मृतियों को लिखा गया, रचा गया। तो वो कौन कौन सी स्मृतियाँ थी जिनकी गुप्त काल में रचना की गई। स्मृतियों की रचना की वृद्धि से भी गुप्त काल एक महत्वपूर्ण युग था, और इस काल के अंतर्गत जो याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति एवं काव्यायन स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। तो गुप्त साहित्य के दृष्टिकोण में स्मृतियां भी इस काल में लिखी गई। अगर हम गणित और ज्योतिष के क्षेत्र की बात करें तो गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भी कई सारे जो ग्रंथ हैं वो इस काल में लिखे गए, जिसमें जो गुप्त काल के जो प्रमुख गणितज्ञ थे उसमें आर्यभट्ट का नाम विशेष रूप से आता है, और उन्होंने आर्यभट्टीय दश गीतिका सूत्र एवं आर्याष्ट शत नामक गणित एवं ज्योतिष पर आधारित जो ग्रंथ है उन ग्रंथों की रचना उनके द्वारा की गई। इसी प्रकार जो वराहमिहिर थे उन्होंने बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की, और गणित और ज्योतिष के जो क्षेत्र में है इन गणितज्ञों और ज्योतिषियों का विशेष योगदान रहा, जिनके कारण गुप्त काल में ज्योतिष एवं गणित का भी विकास संभव हो सका। इसी प्रकार गुप्त काल के जो अन्य गणितज्ञ हैं उसमें ब्रह्मगुप्त ने जो ब्रह्म सिद्धांत की रचना की वो गुप्त काल में ही यह रचना मानी जाती है। इस प्रकार गुप्त काल में जो साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ वो अपने आप में अभूतपूर्व विकास था, और इसी विकास के समय पर जो ये ग्रंथ लिखे गए इनका तात्कालीन समय में तो लाभ उठाया ही गया, साथ ही भविष्य में जो आधुनिक काल के अंतर्गत जो नवीन अनुसंधान हुए, जो नवीन शोध हुए, वो संभवतः सफल होने के पीछे उनका कारण जो था वो ये गुप्त काल के जो ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो गणित के विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो ज्योतिष के क्षेत्र में हो, अगर इस काल में ये ग्रंथ नहीं लिखे जाते तो संभवतः हम जो आगे हमने साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो विकास किया है शायद वो संभव नहीं हो पाता। आज के टॉपिक में हमने जो एक निबंधात्मक रूप में माने या आप इसको लघुतरात्मक रूप में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कई प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न लघुतरात्मक पैटर्न पे और निबंधात्मक पैटर्न पे पूछे जाते हैं, जिसमें आप इस वीडियो के द्वारा उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज हमने गुप्त काल के जो साहित्यिक विकास था, जो साहित्यिक स्थिति थी, उस पर हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम गुप्त काल का जो सेकंड वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे गुप्त काल का जो है अन्य विविध क्षेत्रों में क्या क्या विकास रहा, क्या क्या योगदान रहा, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।